नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ कहीं ना कहीं दिखाता है कि मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इसकी शुरुआत वो 400 के पार के नारे से करना चाहते थे, लेकिन जनता ने उनको रोक दिया कि यहाँ पे 400 पार नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी वार्निंग यहाँ पर दी गई है बीजेपी को कि असल मुद्दों पर चुनाव लड़िए, यहाँ पर जनता की बात सुनिए, मात्र मन की बात मत कीजिए, जनता की भी बात सुननी होगी। और बीजेपी और एनडीए दोनों ही मिलके यहाँ पर जो 300 का आंकड़ा है वो भी नहीं छू पाए, जो कि इससे पहले उन्होंने बड़े आराम से यहाँ पे 300 का आंकड़ा छू लिया था। और आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस शपथ के बाद बड़ा हंगामा होने के आसार हैं। और ये हंगामा जो करेंगे वो एनडीए अलायंस के साथ ही करेंगे, जिसमें सबसे पहले नीतीश कुमार, जो तुरंत पाला बदलने में माहिर हैं। भले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए हो, अपना समर्पण दिखाया हो, कहा हो कि जल्द से जल्द शपथ लीजिए और अपना काम शुरू कीजिए, चाहे उन्होंने एक बार के लिए बिहार की बात को दूसरे नंबर पे रख लिया हो, लेकिन अभी भी आसार हैं कि अगर यहाँ कोई बड़ा पद नहीं मिला, यहाँ कोई बड़ी कुर्सी नहीं मिली और इंडिया अलायंस ने उनको कुछ ऑफर कर दिया, तो तुरंत नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। यानी यहाँ पर बीजेपी का बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या बीजेपी इन नेताओं की बात मानेगी? और अगर नेताओं की बात मानेगी तो ये नेता क्या मांगते नजर आएंगे? चर्चा आज इसी बात पे करेंगे और शपथ के बाद ये सब क्लियर होगा कि मंत्रिमंडल किसको कहाँ मिलेगा, किसको कहाँ जगह मिलेगी और किसका कितना उद्धार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन क्या ये बातें सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है? क्या सच में वही यहाँ पर मंत्रालय बांटेंगे या फिर नीतीश और नायडू एक नया खेल खेलेंगे? हमारे साथी आशु हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल करेंगे कि आज उनका शपथ ग्रहण होना है, यहाँ पर वो फिर दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, तो क्या लगता है आपको उनका तीसरा कार्यकाल कैसा होगा, जैसी उनकी स्पीच रही? और क्या लगता है कि यहाँ पर नीतीश नायडू कैसी डिमांड करेंगे? जी, जिस तरीके से ये तीसरा कार्यकाल होगा, और क्योंकि 10 साल में बीजेपी समझ गई है कि धर्म की नीति से उन्हें नहीं जीत मिलने वाली, यानी कि जीते हैं लेकिन वो बात नहीं रही कि जैसे 400 पार का नारा था 240 पर आकर अटक गए। अब बहुमत के लिए इतना जो खेल हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो मुद्दे थे जिन पे काम होना चाहिए था, अगर बीजेपी करती तो शायद इतना जो जेडीयू और टीडीपी के साथ इतनी फंसी हुई है ये सब नहीं करना पड़ता। तो जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी और कहा इस बार क्रांति होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्हें समझ में आ गया है कि भाई मुझे धर्म का रास्ता अब नहीं लेना, दोनों को जो है धर्म, जो जनता है उनको धर्म पर नहीं बांटना। अब जो है मैं महंगाई का मुद्दा उठाऊंगा, मैं महंगाई को कम करने पे काम करूंगा और मैं यहाँ पर अग्निवीर जो सबसे बड़ा टॉपिक रहा लोकसभा में, आप देखेंगे हर एक नेता ने अग्निवीर को जो है अपनी स्पीच में एक स्पेशल जगह दी थी। इस पे भी हो सकता है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, हटा सकते हैं या कुछ संशोधन कर सकते हैं। और इसी के साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, यूथ की बात की जाए, इकोनॉमी जो उनका हमेशा से एक फैक्टर रहा है, भले इकोनॉमी पे कुछ काम नहीं कर पाई हो 10 सालों में, लेकिन अब लगता है कि जो 3.0 आया है यहाँ पर, इसमें वो इस पर काम करेंगे। और अगर ऐसा काम नहीं करते तो ये हो सकता है कि मोदी लहर का एक आखिरी होगा। और बात करें जेडीयू का, तो जेडीयू शुरू से कह रही है कि एनडीए के साथ उनका स्टैंड है। हाँ, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जेडीयू अपनी बात कह सकते हैं कि जिद रख सकते हैं, कि नीतीश कुमार हमेशा मुस्लिम आरक्षण की आवाज उठाते आए हैं और अब जब उन्हें लगेगा कि वो बड़ी पार्टी है एनडीए में, तो लाजमी सी बात है कि वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर जरूर बात रखेंगे। और हो सकता है कि यहाँ अगर उनकी बात बिगड़ जाए, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण अगर उन्होंने यहाँ पर अगर एनडीए उन्हें नहीं सपोर्ट करती तो वो इंडिया अलायंस की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करती है। और बात करें टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू की, तो वो इंडिया अलायंस की तरफ नहीं जाएंगे। उनके जो तेवर है वो बताते हैं को इंडिया अलायंस की तरफ रुख अब दोबारा तो नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू है वो लोकसभा स्पीकर को लेकर सबसे बड़ी जो बातें, जो अफवाहें और रिपोर्ट सामने आ रही है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर बड़ी बात कह सकते हैं कि मेरी पार्टी से आपका लोकसभा स्पीकर होना चाहिए, यानी कि एनडीए का। और अगर लोकसभा स्पीकर आए तो 3 से 4 बड़े मंत्रालय आएंगे, जिससे राजनाथ सिंह और अमित शाह जो है उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी गद्दी पर सवाल उठ जाएगा, क्योंकि टीडीपी सबसे बड़ी जो है यहाँ पर पार्टी साबित होगी। तो लोकसभा स्पीकर की तो मांग उनकी होगी, ये लाजमी सी बात है, लेकिन वो गृह मंत्रालय और इसके साथ रक्षा मंत्रालय 2 बड़ी सीटों का मांग कर सकते हैं। बिल्कुल, चर्चा यही थी कि क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की आपने बात करी, यहाँ पर बीजेपी के 2 बड़े नेता है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह हैं,
तो क्या ये गठबंधन की साख गांठ के बीच क्या इन नेताओं का दिल टूटेगा? ये नेता क्या अपनी पार्टी से विमुख होंगे या फिर यहाँ पर मोदी इनको समझा लेंगे? क्या आपको लगता है, क्या अब पार्टी के अंदर के इन नेताओं के बीच चर्चा होगी? जी देखिए कि अभी कुछ वक्त की हम बात करें तो अगर टीडीपी की तरफ से ऐसी मांग होती है और अगर यहाँ पर मोदी सरकार की बात करें कि वो कहते कि ठीक है आप हमें अपनी सीट दीजिए और ये मंत्रालय ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो इतने में एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेताओं की अपनी पर्सनैलिटी होती है और नेता इन चीज को अपने ईगो पे रखते हैं कि वो ये नहीं कि आपको कोई छोटा मंत्रालय, आपको कोई फूड यहाँ मिनिस्ट्री पकड़ा दी तो आप पकड़ के बैठ जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से अमित शाह कोई बड़ा खेल कर दे एनडीए पे। अगर आप एनडीए की बात करें कि जहाँ जेडीयू और टीडीपी को लेकर अभी आशंका जता रही है कि हट भी सकते हैं पीछे से, तो बड़ा सवाल अमित शाह की तरफ भी रुक कर रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह की मेच्योरिटी आप देख सकते हैं कि वो पीएम मोदी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अमित शाह की बात करें तो गांधीनगर से जो वो 80,000 वोटों से जीते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी सीट को मुझे नहीं लगता कि सेक्रीफाइस करे। और हो सकता है कि अब एनडीए में अमित शाह ही कोई बड़ा खेल कर दे और यहाँ पर फूट का बड़ा रीजन भी यही होगा कि अगर उन्हें छोटी मिनिस्ट्री दी गई तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, उन्हें बड़ी मिनिस्ट्री ही लेनी होगी और हो सकता है वो अपनी रिप्लेसमेंट चाहते ही ना हो। तो ये बड़ा यहाँ पर जो है खेल हो सकता है, लेकिन इस बार अमित शाह की तरफ से। लेकिन अगर बीजेपी के बीच खेल होगा, बीजेपी में साठगांठ टूटेगी, बहुत पुराने साथी यहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी रहे हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ रहे हैं, तो क्या ये ठीक होगा? क्या इसका फायदा यहाँ पर इंडिया अलायंस उठा लेगी? क्या राहुल गांधी इस बीच कहेंगे नीतीश कुमार को कि आप देखिए वहाँ किस तरह, क्या वो नीतीश कुमार को इस बीच मना पाएंगे? क्योंकि आपस में लड़ाई चलेगी तो फिर कैसे मंत्री पद बैठेंगे? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर जो है अगर ये इनका जो मामला अगर अंतरिम चलती है, ये झगड़ा जो भी है, तो कहीं ना कहीं फिर नीतीश कुमार इस पार्टी से निकलना ही समझेंगे, क्योंकि अभी जो एक और नाम सामने आ रहा है योगी आदित्यनाथ का, चुप्पे साधे बैठे हैं, बिल्कुल सब अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो भी एक शांत है। उनका शांत स्वभाव बता रहा है कि दिमाग में कुछ चल रहा है और दिमाग में कुछ चल रहा है, और अगर वो हकीकत में हो गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा झटका मिल जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ अपने पैर पीछे खींचते हैं। तो जिस तरीके के हालात बनेंगे वो नीतीश कुमार को लगेगा कि मैं अपनी 12 सीटें ऐसे एनडीए के लिए क्यों बर्बाद करूं, जहां उनकी अपनी ही सीटों को लेकर इतने मसले चल रहे हैं। तो हो सकता है कि फिर इस मोड़ पर राहुल गांधी से बात करना, वैसे भी नीतीश कुमार की बयानबाजी आप देखते हैं कि कल कुछ और आज कुछ, यानी कि बहुत जल्दी वो फैसला लेते हैं और बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर इंडिया अलायंस को ये जो इनके घरेलू झगड़े और मामले चल रहे हैं, इसका फायदा मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस को इन मामलों के बीच बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन एक और बड़े नेता हैं यहाँ पर, बात करें शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी के मामा हैं। कई सारी कल्याणकारी योजनाएं जो उनकी फिट बैठती हैं लोगों के दिमाग में, महिला वोट बैंक उनके पास है, तो क्या ऐसे में वो भी बड़े पद की मांग कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ यूपी में ये था कि 80 की 80 सीटें निकालेंगे, योगी आदित्यनाथ ने वादा कर दिया था, तो क्या जो परफॉर्मेंस यूपी में नहीं हुआ, लेकिन उसके जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर एमपी में हुआ है, 29 की 29 सीटें खाते में आ गई बीजेपी के, तो क्या वो कुछ बड़ी मांग कर सकते हैं? अगला सवाल रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि अब बताया कि टीडीपी जब मांगे करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान को लगेगा कि बड़ा नेता तो मैं भी हूँ, जीत तो मेरे भी बहुत सारे परचम लहरे, तो मैं यहाँ पर कम में सेक्रीफाइस क्यों करूँ? जैसे कि मैंने अमित शाह को कहा कि बड़े नेता अपने ईगो पर लेकर जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलते हैं, आगे चलते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का यही रहेगा कि मैं थोड़े में एडजस्ट क्यों करूँ। तो यहाँ पर ये तीसरी बड़ी वजह बन सकती है, जैसे कि अमित शाह, फिर योगी आदित्यनाथ और उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान, ये भी तीसरी वजह बन सकता है। ये अंतर कलह कि वो भी सीट को लेकर बड़ी मांग कर सकते हैं और बीजेपी को जो उसके यहाँ पर जो स्तंभ है उसको हिलाने के लिए शायद शिवराज सिंह चौहान तीसरा नाम होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आज शपथ तो हो जाएगी, फिर दोबारा प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब मंत्रालय बटेंगे तो कहीं ना कहीं विरोधाभास अपने ही पार्टी के बीच देखा जाएगा, अपने ही लोगों के बीच विरोधाभास देखा जाएगा, और ऐसे में क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, वो देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।